जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट। आज के हिंदी प्रैक्टिस सेट में हम लोग सीडीपी के भी सवाल को देखेंगे और ग्रामर यानी व्याकरण के भी सवाल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि सभी विधियां असफल होने पर किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। पहली विधि है उद्बोध बुद्धि विधि, दूसरा है प्रवचन विधि, तीसरा है स्पष्टीकरण विधि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा प्रवचन विधि। ठीक है, जब आप किसी को पढ़ाइएगा तो सब तरह का विधि आप बता के थक जाइएगा। उद्बोध विधि हो गया, स्पष्टीकरण विधि हो गया, अगर वो नहीं समझ पाएगा तो वो प्रवचन विधि से हो सकता है कि समझ जाए। ठीक है, चलिए आगे है। निम्नलिखित में गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। निम्नलिखित में गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। क्यों ज्ञानात्मक है? छात्रों को शब्द, सुक्ति, लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना, छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक या विश्वासों का बोध कराना, या उपरोक्त सभी क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है निम्नांकित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक है? कौन सा ऐसा गुण है जो शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा प्रभावशाली व्यक्तित्व। ठीक है, प्रभावशाली व्यक्तित्व। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। तो देखिए पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, यहाँ पे देखिए एक रेफ यानी रॉ की जो एक मात्रा होती है जिसको रेफ बोलते हैं, र में एक आर फॉर रेफ। ठीक है, तो रेफ की जो मात्रा है, ठीक है, इसके बदले विसर्ग लगेगा। क्या लगेगा? विसर्ग। कैसे? सो देखिए, पुनः जोड़ जन्म। ठीक है, पुनः लिखना है, विसर्ग देखिए, जोड़ जन्म अगर लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि वो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। ठीक है, इसमें विसर्ग की मात्रा लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा गला खराब है, बहुत तबीयत खराब हो गया इस ठंडा में। चलिए अगला सवाल देखिए। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कविता शिक्षण का मुख्य जो उद्देश्य है वो है भावों की अनुभूति कराना। ठीक है, रहित तो होगा नहीं, आनंद तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है भाव की अनुभूति कराना। कविता में एक अलग भाव छिपा रहता है, उसी भाव की अनुभूति कराना। ठीक है, अगला है पुनरावृत्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनरावृत्ति शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसमें भी देखिए रॉ की मात्रा रॉ जो है, ठीक है, रॉ है इसमें, तो जहां भी रॉ वाला रहता है ज्यादातर उसमें क्या होता है, उसमें विसर्ग वाला आता है। ठीक है, विसर्ग वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका पुनः जोड़ आवृत्ति। पुनः जोड़ आवृत्ति यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार या रूप क्या है? देखिए शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार या रूप क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियां, चरित्र प्रधान एवं समस्यात्मक कहानियां, घटना प्रधान कहानियां, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी सब हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होगी? निम्न प्राथमिक स्तर पर जो भाषा पढ़ाई जाएगी वो क्या होगी? तो मातृभाषा होगी। ठीक है, यानी मातृभाषा क्या है कि बच्चे जिस भाषा में बात करते हैं, कब करते हैं, ठीक है, पहले सर्वप्रथम वो मातृभाषा कहलाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सूत्र विधि। सूत्र विधि जो है ये आपका रचना शिक्षण की विधि नहीं है। बाद बाकी चित्र रचना, शब्द प्रधान, खेल विधि ये रचना शिक्षण की विधि है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग युक्त है? कौन सा उपसर्ग युक्त है, यानी किसमें उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग जो होता है वो आगे से लगता है। ठीक है, आगे से। तो सु जोड़ सील, देखिए तो उपसर्ग युक्त यही हो गया। ठीक है, सील में सु लगाने उपसर्ग युक्त हो जाएगा। सुंदर अकेले स्वतंत्र शब्द है, सुमन भी स्वतंत्र शब्द है और सुरभि भी स्वतंत्र शब्द है, लेकिन सील के साथ सु लगाने ये स्वतंत्र नहीं था, इसलिए इसमें उपसर्ग शब्द लगा है। ठीक है, आगे जो शब्द
प्रत्यय रहित है वो कौन सा है? जो शब्द प्रत्यय रहित है वो कौन सा है? तो जो शब्द प्रत्यय रहित है, देखिए दयालु, इसमें आलू जुड़ा हुआ है, ठीक है। श्रद्धालु में भी श्रद्धा जोड़ आलू है, कृपालु में कृपा जोड़ आलू है, लेकिन रतालु ये स्वतंत्र शब्द है, ठीक है। रतालु में प्रत्यय नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपकी परीक्षा के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। आगे माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली क्या है? माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका व्याख्या करना, ठीक है। चलिए अगला है बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है। इस वाक्य में बनारसी शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि संख्या नहीं बता रहा है। व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, गुणवाचक होगा। क्या होगा? गुणवाचक, ठीक है। क्यों होगा गुणवाचक? तो गुणवाचक इसलिए होगा क्योंकि वो बनारसी जो है, ठीक है, बनारस के बारे में गुण बता रहा है, ठीक है। साड़ी जो है, साड़ी का गुण बता रहा है कि कहाँ का साड़ी है, तो बनारस का साड़ी है, ठीक है। तो बनारस का साड़ी है यानी वो साड़ी बनारसी साड़ी है, ठीक है। तो गुण बता रहा है कहाँ का साड़ी है, तो बनारसी साड़ी है। थोड़ा सा गला ज़्यादा खराब है, इसके लिए सॉरी। आप लोग वीडियो पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। आगे है कि विद्यालय में मातृभाषा हिंदी शिक्षक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। तो किस चीज के लिए विद्यालय में मातृभाषा हिंदी शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्यों होनी चाहिए? तो देखिए इससे क्या होगा, विद्यालय समन्वयन योजना प्रभारी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता क्या है? उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता, तो देखिए उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की जो विशेषता है वो आपका वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी ये भी होगा, व्यापकता और व्यवहारिकता ये भी होगा, विश्वसनीयता और वैधता ये भी होगा, नहीं उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और संघीय या सहसंघीय भाषा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे देखिए कक्षा में किस वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न होने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा? तो देखिए इसका सबसे उचित जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रतिरूप यानी मॉडल का, ठीक है। आगे देखिए मातृभाषा के कितने पक्ष होते हैं? मातृभाषा का इसमें कौन सा पक्ष है? तो मातृभाषा का जो पक्ष है वो है आपका इसमें भाषाई व साहित्यिक पक्ष, ठीक है। चलिए साक्षर विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा, कैसे? साक्षर विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है? तो खेल खेल में, ठीक है। साक्षर यानी खेल खेल में, ठीक है, याद रखिएगा। मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प कौन सा नहीं है? मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है, ये गलत है, ठीक है। बाद बाकी मातृभाषा बालकों के ज्ञान का विकास एवं चिंतन का साधन है, मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है, मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, ठीक है। आगे देखिए देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक क्या है? देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक क्या है? वैज्ञानिक, ध्वन्यात्मक तथा कलात्मक, या ध्वन्यात्मक या कलात्मक, या उपरोक्त में से क्या कोई भी नहीं, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। वैज्ञानिक भी है, ध्वन्यात्मक भी है और कलात्मक भी है, ठीक है। अगला है कि भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है? भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है? तो खेल विधि का, प्रश्नोत्तर विधि, डाल्टन विधि नहीं, खेल विधि, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा विधि? खेल विधि। चलिए आगे देखते हैं। वह लड़का शरीफ है, वाक्य में शरीफ शब्द कैसा है? क्रिया विशेषण तो होगा नहीं क्योंकि लड़का के बारे में नहीं, संज्ञा के बारे में बता रहा है। अव्यय तो होगा नहीं, सर्वनाम नहीं होगा, विशेषण हो जाएगा क्योंकि लड़का की विशेषता बताई जा रही, ठीक है। अगला है विवृत जिह्वा द्वारा उत्पन्न होने वाला हिंदी भाषा का स्वर कौन सा है? विवृत जिह्वा द्वारा उत्पन्न होने वाला हिंदी भाषा का स्वर कौन सा है? तो अ हो जाएगा, अ, याद रखिएगा। देखिए 25 नंबर सवाल है कि किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है?
तो इसमें हो जाएगा आपका वाहनारूढ़। वाहनारूढ़ यानी वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़, ठीक है, वाहन पर आरूढ़ यानी वाहनारूढ़। इसमें देखिए पर लगा है, ठीक है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कहाँ चले जा रहे हो, इधर आओ। एक मिनट, इसको इधर कर लेता हूँ। चलिए, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन कौन सा है? हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन कौन सा है? देखिए, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का जो साधन है वो आपका श्यामपट्ट, मानचित्र, पाठ्य पुस्तक, यानी ये तीनों, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नाटक का तत्व कौन सा है? नाटक का तत्व, तो देखिए नाटक का जो तत्व है वो आपका वस्तु का तत्व है, कथापोकथन है, अभिनय है, यानी ये सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप कौन सा है? मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय विधि, ठीक है। चलिए, अगला है अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किसने किया था? अभ्यास के एक नियम को अधिगम का नियम किसने स्वीकार किया था? तो थॉर्नडाइक ने, याद रखिएगा। अंतिम सवाल है कि हिम आच्छादित शब्द में कौन सी संधि है? हिम आच्छादित शब्द में कौन सी संधि है? हिम आच्छादित, तो देखिए हिम आच्छादित शब्द में जो संधि है वो आपका दीर्घ संधि होगा। क्यों? क्योंकि हिम जोड़ आच्छादित यानी आ से अलग होता है, ठीक है, तो आ क्या है? दीर्घ संधि, याद रखिएगा। अभी और सारे सवाल है, लेकिन आज मैं अभी इतना ही सवाल आपको करा रहा हूँ। इसमें टोटल 90 सवाल है, याद रखिएगा। कल के वीडियो में आपको टोटल 60 सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करना होगा कि वीडियो कैसी लगी।